फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं है, विषय आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आपने बाकी सभी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। हमने कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी कोडों के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के फुल सोल्यूशन डाल दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि किसी भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कीमत बाजार में उपभोक्ता द्वारा की गई मात्रा को प्रभावित करती है। क्या प्रभावित करती है? पूर्ति, मांग, संतुष्टि, संप्राप्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है। अधिपूर्ति, अधिमांग, उच्चतम कीमत, न्यूनतम। तो क्या होती है? अधिपूर्ति। समरूप वस्तु उत्पादन इस बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्ण प्रतियोगिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाभ, लागत, उत्पाद, आगत। तो क्या कहलाते हैं? लागत। निम्न में असंगत है। चाय, कॉफ़ी, चावल, दाल, पेन, पेंसिल, टायर, ट्यूब। तो ऑप्शन दिए गए हैं चाय, कॉफ़ी, चावल, दाल, पेन, रिफिल और टायर ट्यूब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय और कॉफ़ी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। कैसे हैं? अपर्याप्त, सीमित, पर्याप्त, असीमित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असीमित। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929, 1930, 1931, 1932। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 1929 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय पद्धति द्वारा, व्यय पद्धति द्वारा, उत्पाद पद्धति, ये सभी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी द्वारा। सिक्के जारी करती है तो कौन करती है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक, दोनों, या राज्य सरकार। तो कौन करती है? रिजर्व बैंक करती है। प्रभावी मांग की संकल्पना किससे दी थी या किसने दी थी? एडम स्मिथ, मार्शल, जे.बी. से ने, कीन्स ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीन्स ने। एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। वैट, जीएसटी, बिक्री, मनोरंजन कर। तो क्या है? जीएसटी है। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण, वस्तु का आयात, प्रत्यक्ष निवेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का आयात। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए, फिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। यदि आपने बाकी सभी सब्जेक्टों के आंसर नहीं देखे हों अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के, तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। आपके सभी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक है। अब देख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन छूट गया हो तो देख लीजिए। पहले का हो जाएगी मांग, दूसरे की हो जाएगी अधिपूर्ति, तीसरे का हो जाएगा एकाधिकार, चौथे का हो जाएगा लागत, पाँचवें का हो जाएगा चाय कॉफ़ी, छठवें का हो जाएगा सीमित, सातवें का हो जाएगा 1929 इन सभी द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, कीन्स और जीएसटी, वस्तु का आयात। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से
मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मूल्यह्रास का तात्पर्य उत्पादक गतिविधियों में उपयोग के दौरान टूट-फूट के कारण हुई आंचलिक पूंजी में अवमूल्यन से है। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की प्रचलित मुद्रा का दूसरे देश की प्रचलित मुद्रा में विनिमय किया जाता है। अर्थात भारत के 1 रुपये में अमेरिका के 2.5 सेंट या अमेरिका के $1 भारत के 40 रुपये के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीमांत संप्राप्ति को परिभाषित कीजिए। सीमांत संप्राप्ति एक फर्म की सीमांत संप्राप्ति फर्म के निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि से कुल संपत्ति संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित की जाती है। अर्थात निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई से कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्थिर पैमाने का प्रतिफल से क्या अभिप्राय है? यदि उत्पत्ति में समस्त संसाधनों को एक निश्चित उत्पाद में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार की यदि उत्पत्ति संसाधनों में 10% की वृद्धि हुई तो उत्पाद में भी 10% बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है? एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीन का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं के गठन पर उपभोक्ता वस्तु बनाए या पूंजीगत वस्तुएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत का अर्थ बताइए। सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों अर्थात मूल लागत तथा परिवर्तनशील उपरिव्ययों के योग से है। प्रति इकाई सीमांत लागत उत्पादन के किसी भी स्तर पर राशि में हुए परिवर्तन से जिससे कुल लागत में परिवर्तन होता है यदि उत्पादन मात्रा 1 इकाई बढ़ाई जाए या घटाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं लिखिए। क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या। क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को कोई एक व्यक्ति क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल निवेश या शुद्ध निवेश में विभेद। सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच बुनियादी अंतर मूल्यह्रास का विचार है। सकल निवेश में परिकलित व्यय मूल्यह्रास पर विचार नहीं करता है। दूसरी ओर शुद्ध निवेश में व्यय की गणना करते समय मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। सरकार के बैंकर एजेंट तथा सलाहकार इस रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को वो सेवाएं प्रदान करते हैं जो व्यापारिक बैंक जनता को प्रदान करते हैं। यह सरकारी विभागों में खाते रखता है और कोषों की व्यवस्था करता है। सरकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देता है। सरकार की ओर से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या हैं? तो ये सारी विशेषताएं हैं। प्रत्येक उत्पादक बाजार की पूरी आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि वो अकेला बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु समान होती है। प्रत्येक उत्पादक बाजार में उपलब्ध उत्पादन तकनीकी तक पहुंच सकता है। तो ये सारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण सीमांत उत्पादक सिद्धांत क्या है? सीमांत उत्पादक सिद्धांत वितरण का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है और यह प्रकट करता है कि राष्ट्रीय लाभांश में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का भाग किस प्रकार निर्धारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में से उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को जो भाग मिलता है वह उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। मांग में वृद्धि के कारण बताइए। आमतौर पर मांग की वृद्धि तब बढ़ती है जब उस वस्तु की कीमत में
गिराव आता है और ठीक इसके विपरीत मूल्य में बढ़ोतरी के साथ बाजार की मूल मांग की राशि गिर जाती है। कुछ मामलों में हालांकि यह सच नहीं होता है। ऐसे में कुछ सामान है जो इस कानून का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा क्वेश्चन है 14वें का, जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। यदि मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होगी। जब ईडीपी बड़ी होगी 1 से तो सीमांत धनात्मक होगा। जब ईडीपी 0 होगी तो शून्य होगा। जब ईडीपी छोटी होगी तो ऋणात्मक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर। प्रत्याशित और इच्छित निवेश वह निवेश हैं जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के लिए विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय दर के गुणों और दोषों की वर्णन कीजिए। एक देश में विनिमय दर दूसरे देश की विनिमय दर की तुलना में पर्याप्त लंबी अवधि तक स्थिर नहीं रह सकती है। विनिमय दर को अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण स्थिर बनाए रखना असंभव है। स्थिर विनिमय दर व्यवस्था से पूर्ण रोजगार और स्थिर कीमतों के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये था आपके पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में पाना चाहते हो तो बस आपको गूगल पर जाना है, लिखना है subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के सोल्यूशन नहीं देखे हो तो फटाफट आइए हमारे चैनल पर और आकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।